नमस्कार। जैसा कि पहले खंड में बच्चों आप लोगों ने देखा कि मूर्तिकार को बुलाया जाता है और मूर्तिकार अपनी बात बताता है। फिर एक कमेटी गठित कर दी जाती है और कमेटी भी अपनी रिपोर्ट को सौंप देती है और फिर मूर्तिकार को बुलाया जाता है। अब हम आगे चलते हैं। मूर्तिकार को पुनः बुलाया गया। उसने हल निकाला कि वह हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाएगा। ये तो चीज़ें मैंने आपको बता दी थी कि हर पहाड़ पर जाएगा, फिर वहाँ से पत्थर को देखेगा। सब कुछ उसने किया, परंतु ऐसा उसको संतुष्टिजनक उत्तर नहीं मिला। सभापति ने बड़े गर्व से कहा कि हिंदुस्तान में हर चीज़ मिल सकती है, खोज तो की जाए, मेहनत करनी होगी, उसका फल भी मिलेगा। आने पर जमानत भी खुशहाल हो जाता है। यह छोटा सा भाषण जो दिया सभापति ने वो फ़ौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार तरह तरह के पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर और अभी भी तलाश कर रहा था उस मूर्ति के लिए नाक की। दिल दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन सब हिंदुस्तान में बाल डांस मिल सकता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता है। पहले तो मूर्तिकार चुप खड़ा रहा, फिर उसकी आंखों में एकाएक चमक आ गई। वो लौट आया था और आया तो उसको नहीं मिला था, तो उससे ये क्वेश्चन किया गया कि दिल दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन जब सब कुछ यहाँ मिल सकता है तो यह मूर्ति के लिए पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। तो थोड़ा सा जो मूर्तिकार था वो चुपचाप रहा। फिर अचानक उसकी आँखें चमकी और उसने एक तरीका बताया और ये भी कह दिया कि ये बात अखबार तक नहीं पहुँचनी चाहिए। सभापति को भी थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। कमरे में सब दरवाजे बंद कर दिए गए। मूर्तिकार ने कहना शुरू किया कि देश में अपने नेताओं की मूर्तियों में से एक नाक उतार ली जाती है। देखिए, बहुत ही ओछी बात अब स्टार्ट होती है कि अरे अपने देश के नेताओं की नाक उतार लेते हैं जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर ठीक बैठ जाए। सभापति ने धीमे से कहा कि यह काम बड़ी होशियारी से करना चाहिए। मूर्तिकार देश के दौरे पर निकला। उसके पास नाक का नाप तो था ही था। उसने सारे देश की मूर्तियों का अवलोकन किया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर सभी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। फिर वो लौट के आया और ये अपनी बात बताता है तो सब निराश हो जाते हैं। सबको दिलासा देते हुए मूर्तिकार फिर कहता है कि बाहर सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट हो जाए। अब देखो, मतलब नेताओं की नाक की बात आई तो वो भी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से ऊंची निकली, बड़ी निकली। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि नाम और मान का द्योतक होती है नाक, तो वहाँ भी वो बड़ी निकली जॉर्ज पंचम की नाक से। अब जिन छोटे बच्चों ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए वो शहीद हुए थे और उनकी सेक्रेटेरिएट में बाहर मूर्तियां लगी थी, अब वो मूर्तिकार कह रहा है उन बच्चों की नाक निकाल ली जाती हैं। चलो, इस पे भी उनको स्वीकृति दे दी जाती है कमेटी की ओर से, परंतु वो नाक भी, बच्चों की नाक भी उससे बड़ी निकल जाती है। यानी देश है भारत और उसने बहुत ही कठिन मेहनत और बहुत कुछ खोने के बाद इस आज़ादी को पाया था, तो कैसे नाक छोटी हो सकती थी। राजधानी में सब तैयारियां हो चुकी थी। जॉर्ज पंचम की मूर्ति को साफ़ किया जा चुका था, उस पर रंग रोगन चढ़ाया जा चुका था और सब कुछ था। बस एक चीज़ थी जो नहीं थी, वो थी नाक। बड़े बड़े अधिकारियों तक ये बात पहुंची। सब परेशान हो गए। जॉर्ज पंचम की नाक ना लग पाई तो रानी का स्वागत करने का कोई मतलब नहीं, इससे तो हमारी नाक कट जाएगी, अर्थात बदनामी हो जाएगी। अब मूर्तिकार जो था उसने एक नई योजना बना ली। मूर्तिकार पैसे से लाचार था, वह हार मानने वाला कलाकार तो नहीं था। उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने पहले वाली शर्त दोहराई। कमरे के दरवाजे बंद हो गए। फिर मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। नाक लगाना ज़रूरी है, इसलिए 40 करोड़ में से किसी एक की जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। अब उसने कहा जो ये 40 करोड़ की जनता है हमारे पास, इसमें से किसी एक की नाक काटो और उसमें लगा देते हैं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार चौंक उठा और धीरे से बोला कि किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, नाक चुराने का काम उसका है,
उसे सिर्फ इजाज़त चाहिए। अब वो कह रहा है कि भैया घबराइए मत, ये काम मैं करूँगा, परंतु मुझे परमिशन की ज़रूरत है। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को फिर से इजाज़त मिल गई। नाक लगाने से जुड़ी तैयारियां शुरू हो गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा था कि नाक का मसला हल हो गया। पता नहीं था कि हुआ क्या था। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति में नाक लग गई। नाक लगने से पहले हथियारबंद पहरेदारों को तैनात कर दिया गया था। मूर्ति के आसपास का तालाब सूखाकर साफ किया गया। उसमें ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली है वह सूखने ना पाए। इस बात की जानकारी जनता को नहीं थी बिल्कुल भी कि उसमें जिंदा नाक लगाई गई है। रानी के आने का दिन भी नज़दीक आ रहा था। मूर्तिकार अपने बताए हल से स्वयं परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी। अब उसे जिंदा नाक भी नहीं मिल रही थी। अब उसने फिर कमेटी वालों से मदद मांगी और उसे मदद मिल भी गई। वो दिन आ गया जिस दिन जॉर्ज पंचम की नाक लगनी थी। सब अखबारों में खबरें छपी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसी नाक जो कहीं से भी पत्थर जैसी नहीं लगती थी। उस दिन के अखबार में एक बात गौर करने की थी। देश में कहीं भी किसी उद्घाटन का समाचार न था। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था। कोई सार्वजनिक सभा भी नहीं हुई थी। किसी का भी स्वागत नहीं हुआ था। कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत भी नहीं आई थी। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन का स्वागत समारोह नहीं हुआ था। किसी का भी ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सारे समाचार पत्र खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। लेखक पाठकों के विचार के लिए अंत में एक प्रश्न छोड़ देता है कि नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी बुद्ध के लिए, परंतु इतनी कवायद जो शुरू की गई थी उससे पता नहीं चला कि पेपर सारे मौन क्यों हो गए थे। ये एक प्रश्न छोड़ देता है लेखक उन लोगों के लिए कि आखिर जिस सत्ता की वजह से हमारे देश को इतनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, आज वहाँ की रानी के आने पर इतना कौतूहल क्यों इतना प्रशासन मौन है। इसके साथ ही आपका जॉर्ज पंचम की नाक पाठ समाप्त हुआ। अब हम आपको प्रश्नोत्तर आगे की श्रृंखला में देंगे। धन्यवाद।